बेटा आज हम लोग हिस्ट्री डोमेन के अंदर, ठीक है भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम लोग हिस्ट्री डोमेन के अंदर, ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। आप अपनी किताब खोलकर बैठ जाइएगा और सबसे पहले बेटा एक बार दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 देने वाला है और जो भी अपने भाई सिलेबस में या फिर फॉर्म फिल किया होगा उसमें हिस्ट्री डोमेन जिस बच्चे ने भी भर रखा है, और खास तौर से वो बच्चा जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से यहां पर पढ़ने आया है। बेटा एक एक चीज बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, मेरा आपसे ये वादा है, आप बेटा क्या, मैं आपको यहां 200/200 किसके लिए, तो 200/200 यानी आपका जो डोमेन है वो 50 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे और 50 क्वेश्चन में से करने कितने हैं बेटा, करने हैं आपको 40 क्वेश्चन सही। कितने, तो 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो आपको यानी ईच जो क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने का है, तो 40 × 5 यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 200/200। क्या चीज बेटा, 200/200। अगर आप भी चाहते हैं तो दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। बात है कि राजा, किसान और नगर, आरंभिक नगर, ध्यान रखिएगा, आरंभिक नगर और अर्थव्यवस्था, यानी जिस टाइम पर कब से लेकर कब तक, तो बेटा 600 BCE से लेकर 600 CE तक, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर, यहां मैं हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं, ईसा पूर्व से लेकर कहां तक बेटा, तो 600 ईस्वी तक। कहां तक, तो 600 ईस्वी तक इस चैप्टर के बारे में हम पूरा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई, एकदम अच्छे से। पहले से तो बात क्या थी, थोड़ा सा इसके चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से जो 600 BCE की जो हिस्ट्री लिखी गई वो किस किस के थ्रू लिखी गई, कैसे हमें बेटा साक्ष्य मिले, कैसे हमें प्रमाण मिले, ताकि हम हिस्ट्री को लिखना जब हमने स्टार्ट किया था तो किस किस तरीके से हमने कौन कौन सी चीजों के साक्ष्यों के आधार पर अपनी हिस्ट्री लिखी और जानने की कोशिश की कि 600 BCE से लेकर 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, इसमें कौन कौन से किंगडम निकल के आए, यानी राज्य निकल के आए, जो राजाओं, जिन पर राजा भाई राज्य किया करते थे, किसान कैसे थे, नगर कैसे थे, उनकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन किस तरीके की थी, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले बेटा क्या है कि अध्याय के बारे में, यह वह काल था जब, कहां बेटा, तो सिंधु नदी और इसकी उपनदियों यानी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा किसकी, तो ऋग्वेद की रचना की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की रचना कब की गई, तो बेटा ऋग्वेद की रचना 1500 BCE से लेकर कब, तो 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद की रचना का टाइम पीरियड है। किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई थी। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते टाइम कि जो सिंधु नदी है इसके पास या इसके किनारों पर रहने वाले लोग ही कौन थे बेटा, तो जो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियां वाला चैप्टर आपका पहला है, उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था वहीं से एक तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब क्या है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आंकलन करने के लिए कौन कौन से बेटा, तो इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों, टेक्स्ट यानी ग्रंथों, कॉइन्स यानी सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इस तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए कहीं नहीं मिलने वाली पूरे यूट्यूब पे। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और आपसे चाहिए क्या हमें, ठीक है बेटा। चलिएगा, 200/200 दिलाने की गारंटी जेपी सर की है, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप लिख लें
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना लिखें तो बेटा मैं टेलीग्राम पे इसको वहां पे पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर देता हूं और वहां से आप लोग भाई इसको अपने पास ले सकते हो और प्रिंट आउट वहां से निकलवा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैं पहले से बता रहा हूं, अध्याय में हमें पढ़ना है कि सिंधु नदी और उसकी उपनदियों यानी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा किसकी रचना की गई? तो ऋग्वेद यानी जो सबसे पुराना वेद है या सबसे पुराना जो टेक्स्ट है दुनिया का, वो क्या है बेटा? तो ऋग्वेद ही है। दुनिया का बोला है मैंने, ना कि भारत का, ठीक याद रखना। तो अगर इतिहासकार इस प्रकार के विकास का यानी किस तरीके से लोग रहा करते थे, किस तरीके से उनका खान पान हुआ करता था, किस प्रकार वो रहते थे, उनके यहां पर वो जो रूल्स किया करते थे वो किस तरीके से किया करते थे, तो उनके लिए हम यानी अभिलेखों का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है, याद रखिएगा, अभिलेख का मतलब होता है कोई भी एक पत्थर हो सकता है और उस पर कुछ लिखा गया हो, यानी अपने संदेश, बात मेरी समझ रहे हो, अपना मैसेज जनता में पहुंचाने के लिए जो राजा हुआ करते थे वो क्या काम किया करते थे? वो बेटा अभिलेखों के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाया करते थे। जैसे कि हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमें अशोका के बारे में जानकारी मिलती है कि उसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए उन पर जनता में, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं कि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें हुआ करती थी। उसके बाद ग्रंथ हैं, सिक्के हैं कि भाई उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी चला करती थी, क्या उस टाइम पे ये जो आज हमारे पास नोट हैं गांधी जी वाले या यही थे या और कोई थे? तो गांधी जी तो तब थे नहीं, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। उससे पहले की बात कर रहे हैं हम, करीब 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं या 2000 साल पहले की बात तो हम कम से कम कर ही रहे हैं। तो उसके लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। कौन बेटा? तो इतिहासकार। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला है बेटा प्रिंसेप। सबसे पहला क्या है? प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये प्रिंसेप क्या चीज है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रिंसेप बेटा, ये जो प्रिंसेप है ना, ये इंग्लैंड का लोग हुआ करता था, या फिर मैं ये कहूं कि जो भारत पे जिस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, जिस टाइम पे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था या अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जा रहा था, उसी टाइम पर एक और आदमी निकल कर आया जो कि अपने आप को कहता था कि मैं एक तरीके से भाई हिस्टोरियंस की तरीके से काम करता हूं, या फिर दूसरी बात कहें कि इसके द्वारा एएसआई तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले पेपर में, पहले ही चैप्टर में, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो थोड़ी बहुत इसकी भी रुचि इस तरीके से इन कामों में थी, जैसे सिक्कों की स्टडी करना, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना, ये सारी चीजें इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1830 में, कब बेटा? तो 1830 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और अधिकारी, नाम क्या है याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। किसका था? तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था, ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का इसके द्वारा अर्थ निकाला गया कि ये लिख क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये लिख क्या रहा है। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उपयोग सबसे पहले कब किया गया, तो आपको याद रखना है सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो उपयोग किया गया था वो अभिलेखों और सिक्कों में लिखने के लिए किया गया था। सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन आपके पास बनकर तैयार हो गया। जेम्स प्रिंसेप क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था। इसके द्वारा कब? तो 1830 में खरोष्टी और भाई तेरी ब्राह्मी लिपि का क्या निकाला गया? अर्थ निकाला गया था। ठीक है, ओके। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम बेटा क्या? अशोक। प्रियदर्शी भी लिखा है। बौद्ध, किसके द्वारा? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। भाई मैं आपको आगे और इसके बारे में बताता हूं, दोबारा से सुन लीजिए कि जो कुछ अभिलेख मिले उन पर क्या हुआ, तो उन पर एक अशोक प्रियदर्शी भी लिखा हुआ था। अशोक या एक और नाम था इनका,
जिसका नाम हम पियदस्सी के नाम से जानते हैं। बताऊंगा मैं कि कौन से अभिलेख से हमें पियदस्सी नाम का पता चलता है, लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर बात की जाए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है, दो ग्रंथ हुए हैं हमारे पास, या फिर एक तरीके से जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में से दो टुकड़ियां और हुई, जे एक का नाम था जैनिज्म और दूसरे का नाम था बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म के जो फाउंडर हैं उनका नाम था ऋषभदेव, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल फाउंडर कौन है तो उनका नाम है महावीर स्वामी। और बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? बुद्धिज्म के फाउंडर माना जाता है गौतम बुद्ध को। बात समझ में आई? यहां तक क्लीन एंड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा? तो प्रारंभिक राज्य, देखिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर की ये बात चल रही है, उस टाइम पर प्रारंभिक राज्य के बदले बेटा क्या हुआ करते थे, या फिर जितने भी जो राज्य हुआ करते थे उनको क्या कहा करते थे? उन्हीं को महाजनपद की संज्ञा दी जाती थी। उनको क्या? तो महाजनपद की संज्ञा दी जाती थी प्रारंभिक राज्यों को। बात समझ में आई? कहां से लेकर कहां तक थे? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अफगानिस्तान से लेकर, कहां से? तो अफगानिस्तान से लेकर और तुम्हारा जो ये बिहार है ना, कहां से? तो बिहार तक का जो जितने भी जो सीमा हुआ करती थी, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वो कितने भागों में बटी हुई थी? तो वो जितना भी क्षेत्र था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने में? तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक, बात समझ में आई? बिल्कुल, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आरंभिक भारतीय इतिहासकार, जो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन काल भाई माना जाता है। क्यों माना जाता है परिवर्तन काल? क्यों? क्योंकि बेटा इस काल को प्रारंभिक राज्यों, नगरों को भाई किसके द्वारा बेटा? तो लोहे के बढ़ते, दोबारा से सुनिएगा, इस काल को प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। अच्छा जी, दोबारा से बता रहा हूं, अगर बात की जाए आरंभिक भारतीय इतिहास के बारे में, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मैंने बोला ना आपको कि 600 BCE से लेकर 600 CE तक का जो पीरियड है, उसके इस चैप्टर के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस काल को प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कितने बेटा? तो 16 महाजनपदों यानी राज्यों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा इस बात को। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म टेक्स्ट, भाई ये क्या कहते हैं कि यहां पर डिस्क्रिप्शन मिलती है 16 महाजनपदाज की। किसकी? तो 16 महाजनपदों की। मैंने आपको बताया, एक एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। याद रखिएगा कि इन ग्रंथों में जो सूचियां हैं वो एक समान नहीं है, या फिर भाई जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, इस तरीके से भी नहीं दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से भी नहीं दे रखा है। लेकिन पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है वज्जी। पहला भाई महाजनपद कौन सा? वज्जी। दूसरा है बेटा मगध। मगध वॉज द फेमस, मतलब हाईएस्ट फेमस जिसे हम कहें, या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो महाजनपद हुआ करता था उसका नाम था मगध। ठीक है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार। गांधार कहां है बेटा? गांधार जो आज का अफगानिस्तान में जगह है। क्या? गांधार है। महाभारत में आपने सुनी होगी ना, जो धृतराष्ट्र की पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था गांधारी। ठीक है, वो कहां से बिलोंग करती थी? वो अफगानिस्तान के गांधार से ही बिलोंग किया करती थी, और उनका ही एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था मामा शकुनी। आपको याद आया कुछ है? जो गोटियां खिलाता था, जो महाभारत में जिस टाइम पर पांचों पांडवों के द्वारा भाई अपने आप को भी हार गए थे ना वो जुआ खेलते टाइम है, तो जो गोटियां चला रहा था उसका नाम ही था मामा शकुनी। याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको बताया है कि इन महाजनपदों की जो सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथों में वो एक समान नहीं है, लेकिन हमारे पास यहां जो हमारी बुक है उसमें 7-8 हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद यानी ये सभी महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करते थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं आनी चाहिए। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन सीयूईटी 2024 के लिए जब मैं आपको सीना ठोक कर कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों से निवेदन यही है कि सिर्फ शेयर करते रहें। हर एक पेपर मैंने बना लिया है बेटा, याद रखिएगा। कम से कम मैं आपको जैसे ही सिलेबस खत्म होता है तो पर डे यानी कम से कम मार्च 15 के बाद मैं आपको पर डे एक मॉक टेस्ट कराने वाला हूं यहां पे, और 20 मॉक टेस्ट मैंने तैयार कर रखे हैं। हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन ले रखे हैं। कितने? 50 इनफ होते हैं हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन लेना, ठीक है। हर एक चैप्टर से अगर तुम्हारे पास आ भी गए तो हाईएस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे और मिनिमम जो आपके पास आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा जो गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह या शासन किया करता था। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो गढ़ और संघ हैं उनसे संबंधित कौन है, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से आएगा ना पेपर में, आपको मैं जरूर याद आऊंगा उस टाइम पे कि सर जी ने इतने अच्छे तरीके से किया कराया था हमारा भाई सिलेबस, लेकिन हम ही थोड़े बहुत इधर उधर चले गए या फिर हमने लिख नहीं पाए। याद रखिएगा टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ यूट्यूब पर आपको ये कोर्स इसलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों के पास अपनी रीच पहुंचा सकें, उनको बता सकें कि भाई अगर सीयूईटी अगर क्रैक करना है तो आपको यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको हम दिलाएंगे, ठीक है, बशर्ते पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक। चलिएगा, तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, किंतु लेकिन जो गढ़ और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह या फिर कई लोगों राज एक साथ किया करते थे, ठीक है। अब बात की जाए, यहां से आपको चमक जाए तो ठीक है, ना चमके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी की बात चल रही है, तो भगवान महावीर और भगवान बौद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछ लिया जाएगा कि महावीर और बौद्ध कहां से बिलोंग करते थे, तो आप याद रखना संघ और गढ़ों से ही महावीर और भगवान बौद्ध यहां से बिलोंग करते थे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, ठीक। कल ये जो मेरी एक चैप्टर है, एक चैप्टर मैंने लगाया है कि कम से कम 2 पार्टों में हो भाई, कम से कम 2 पार्टों में हो और ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट, ठीक है। वो भी कितने मिनट के, तो 20 मिनट से ज्यादा कोई भी आपका लेक्चर नहीं करवाने वाला हूं मैं, इसीलिए अभी आपके पास मौका है। और याद रखिएगा, अगर आपने ये लिख लिए और याद भी किए तो बेटा बोर्ड्स फोड़ देंगे आप, मेरा ये वादा है आपसे। बोर्ड्स में आप 90% हिस्ट्री सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।